क्या सोनम वांगचुक सच में एक देशद्रोही है? सोनम वांगचुक को अरेस्ट क्यों किया गया था? सोनम वांगचुक पाकिस्तान में किस लिए गए थे? अगर सिर्फ पाकिस्तान में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पर सोनम वांगचुक को देशद्रोही डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या हमारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल के और जो बीसीसीआई की जो बॉडी थी वो भी देशद्रोही है? क्या सोनम वांगचुक फॉरेन से फंडिंग उठाकर लद्दाख में दंगे करवा रहे थे, या ये सब एक वैलिड सोर्स ऑफ फंडिंग है? क्या ये सच में एक जेंजी प्रोटेस्ट था या फिर एक सोची समझी साजिश? ये प्रोटेस्ट तो सिर्फ एक कैंडल मार्च होने वाला था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये एक दंगे में तब्दील हो गया, बहुत सी गाड़ियों को जलाकर, बीजेपी के ऑफिस को जलाकर? तो आइए समझते हैं। 26 सितंबर 2025, इस दिन सोनम वांगचुक के घर के बाहर लगभग 100 पुलिस वाले आ जाते हैं। 5 से 10 लोग अंदर छानबीन करने लगते हैं और उसके बाद में सोनम वांगचुक को गाड़ी में बिठाकर अरेस्ट कर लिया जाता है और राजस्थान की जोधपुर जेल में उन्हें कैद कर दी जाती है। सोनम वांगचुक, जिन्हें हम फुंगसुक वांगडू के नाम से भी जानते हैं, वो एक उत्तम दर्जे के साइंटिस्ट है। उन्होंने सेकमॉन, स्टूडेंट्स एजुकेशन कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की, जिससे वो लद्दाख के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे उनके लिए स्कूल्स खोलते थे। इन स्कूल्स में ये उन बच्चों के साथ मिलकर इनोवेशंस करते थे, जैसे कि सोलर हीटेड टेंट्स, आइस तूपास और कई सारे इन्वेंशंस करते थे। और ये सारे इन्वेंशन जो है वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी और आर्मी यूज़ करती थी। सोनम वांगचुक का आर्मी को फुल सपोर्ट था। वो उनके लिए बहुत सारे इन्वेंशंस करते गए, मोबाइल टेंट्स बनाते गए, क्योंकि क्या है कि लद्दाख में जो टेम्परेचर्स है बहुत कम हो जाते, तो आर्मी को वहाँ पे सस्टेन करना होते कम टेम्परेचर्स, जैसे कि सोलर हीटेड बिल्डिंग्स जो आर्मी यूज़ करती है, आइस टूपास जो कि वाटर को स्टोर करता है, जो फार्मिंग में यूज़ होता है, और कई सारे इन्वेंशंस वो करते गए लद्दाख की डेवलपमेंट के। इन इन्वेंशंस के जरिए सोनम वांगचुक लद्दाख की जो लोकल कम्युनिटी है और वहाँ की जो आर्मी है उनको सपोर्ट करते थे। सोनम वांगचुक को 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, जो कि एशिया के नोबेल प्राइज़ के बराबर है। सोनम वांगचुक का एजुकेशन और डेवलपमेंट पे बहुत पहले से इंटरेस्ट था। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की संगठन में स्थान भी दिया गया था, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे था। और तो और उन्हें लद्दाख हिल काउंसिल्स गवर्नमेंट विजन डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग कमेटी में भी इंक्लूड किया गया था। ये सब इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम पे था। तो ऐसे क्या हालात हो गए लद्दाख में, जिसकी वजह से एक साइंटिस्ट को, एक इनोवेटर को हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, जो कि आगे जाके एक प्रोटेस्ट में तब्दील हो गई। लद्दाख पहले से ही खुद को बहुत ही अंडर प्रिविलेज महसूस करता आ रहा है। पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के साथ था, तभी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर उनको एक लोकसभा सीट दी गई थी। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा तो लद्दाख को अलग और जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया। इसके बाद दोनों के पास एक एक लोकसभा सीट आ गई। फिर भी लद्दाख को हर बार लगता था कि उन्हें दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है, दिल्ली की सरकार कंट्रोल कर रही है। लद्दाख के और कई डिमांड्स थे, जिनके कारण सोनम वांगचुक और इनका जो ग्रुप है, इनकी जो कम्युनिटी है, वो आगे आकर हंगर स्ट्राइक करने। वैसे देखा जाए तो ये आंदोलन पिछले 5 सालों से चल रहा है लद्दाख में। इस आंदोलन के द्वारा लद्दाख अपने लिए एक स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को अप्लाई करने की मांग कर रहा है, जो कि बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में मेंशन कर दिया था, लेकिन उस पर पिछले 5 सालों से कुछ काम नहीं किया गया। इसीलिए 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक अपने ग्रुप के साथ हंगर स्ट्राइक करने बैठ जाते हैं। सोनम वांगचुक भी इस समय बहुत आक्रामक हो चुके थे। सोनम वांगचुक अपने स्पीचेस में ये भी कहते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जैसे युद्ध ने आगे आकर प्रोटेस्ट किया, ठीक उसी तरह लद्दाख के लोगों को, भारत के लोगों को आगे आकर प्रोटेस्ट करना होगा, तभी जाके सरकार इनकी बात मानेगी। ये सोनम वांगचुक के शब्द हैं। हंगर स्ट्राइक के थोड़े ही दिन होते हैं और 23 सितंबर को 2 आदमी बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एडमिट कर दिया जाता है। ये देखकर लद्दाख के लोग और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। ये सब देखकर लद्दाख के लोगों का गवर्नमेंट पर भरोसा उठ जाता है और वो 24 सितंबर को सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। वैसे तो प्रोटेस्ट बड़ी पीसफुल तरीके से होने वाली थी, कैंडल मार्च इनका आइडिया था, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ इन पर टीयर गैस फेंक देती है। टीयर गैस से पूरा एरिया पैनिक हो उठता है। सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा दिया जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं। उसके बाद सीआरपीएफ जवाब में रबर बुलेट्स फायर करते हैं। जब क्राउड कंट्रोल के बाहर चला जाता है, सीआरपीएफ इनकी चेस्ट्स पर एक्चुअल बुलेट्स फायर करती है। तो आखिरकार ये लोग किस डिमांड्स के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे थे?
क्या ऐसी डिमांड्स थी इनकी जो मोदी गवर्नमेंट पूरी ना कर पाई इलेक्शन कैंपेन में उसका जिक्र करते हुए भी। तो इनकी मुख्य 4 डिमांड्स थी। पहली, लद्दाख को सेपरेट स्टेटहुड दिया जाए। सेकंड, लद्दाख में 6 शेड्यूल अप्लाई कर दिया जाए। तीसरी, ये लद्दाख में 2 लोकसभा सीट्स की डिमांड कर रहे थे, एक जो है वो कारगिल एरिया में और दूसरा जो है लेह एरिया में। चौथी, लद्दाख के जो लोकल लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट की मांग की जा रही थी, क्योंकि लद्दाख में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत कम है और वो घटते जा रहा है। लद्दाख का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हर साल घटते जा रहा है। अगर ये डिमांड सुनने में इतनी आसान है तो मोदी गवर्नमेंट इन्हें पूरी क्यों नहीं कर पा रही? तो लद्दाख को पूरा समझते हैं पहले। लद्दाख एक बहुत ही जियोपॉलिटिकली टेंस्ड रीजन में सिचुएटेड है। लद्दाख के लेफ्ट साइड में पाकिस्तान और राइट साइड में चीन नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। लद्दाख की पॉपुलेशन 2 से 3 लाख लोगों से बनती है, जिसमें कारगिल साइड में सुन्नी मुस्लिम है और लेह साइड में बुद्धिस्ट। वैसे तो 20 से 30 लाख लोगों के पॉपुलेशन के बीच में एक लोकसभा सीट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन के एरिया को लोकसभा सीट दी जा रही है। उसके ऊपर से लद्दाख और एक सीट मांग रही है। लद्दाख में हाल ही में रेयर अर्थ मिनरल्स मिले, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, जिससे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को और थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पे जो रेत मिलती है उसमें सिलिका पाया जाता है, और ये सिलिका वही है जो कि सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में यूज़ किया जाता है, जो कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन्स, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है। इसकी डिमांड फिलहाल इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिसके बढ़ते कारण एनवीडिया का जो वैल्यूएशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है लिटरली। ये चिप्स बनाने में बहुत सारा पानी लगता है। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने के लिए हज़ारों लीटर पानी लगता है। ये पानी भी लद्दाख में उपलब्ध है। लद्दाख का जो शक्सगम एरिया है, शक्सगम वैली, वहाँ पे ढेर सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। एक्चुअली ये पूरा एरिया ही ग्लेशियर्स से बना हुआ है। ये ग्लेशियर्स आगे जाके लेक बनाएंगे, लेक से रिवर्स बनाएंगे, और जो भी पानी इसमें से निकलता है वो प्योर रहता है, क्लीन वाटर, जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। चाइना लद्दाख के इसी रिसोर्सफुलनेस पे नज़र गड़ाए हुए बैठा है। चाइना ने इसी के वजह से लद्दाख की जो बॉर्डर है उसी पे बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। टनल्स, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब रेडी करके बैठा है, ताकि जैसे ही लद्दाख लूज लगने लगे चाइना उस पर तुरंत एक्शन कर सके। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से लद्दाख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एरिया माना जाता है। अब समझते हैं कि ये 6 शेड्यूल क्या होता है। 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है जिससे क्या होता है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है उन्हें पूरे राइट्स दिए जाते हैं कि आपका रीजन है, आप जिस प्रकार से रूल करना चाहते हो करो। यहाँ पर ADCs, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ज्यूरिसडिक्टरी पावर और यहाँ के जो लोकल जो भी पावर है वो इनके हाथ में रहता है। इस समय इंडिया में 6 शेड्यूल जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अप्लाई किया। ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। अगर किसी को आगे चलकर यहाँ पर फैक्ट्री लगानी होगी तो इन्हें ADC से परमिशन लेना अनिवार्य होता है। तो समझ रहे हो आप, पूरी की पूरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर इन लोकल कम्युनिटीज़ में चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं ला रही है, लेकिन जब भी मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाती थी इन्हें रोक दिया जाता था, इन्हें अपोज कर दिया जाता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, टर्बाइन प्लांट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है, इन प्रोग्रेस है, लेकिन इन्हें हर बार अपोज किया जाता है यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनसे। ये सारे प्रोजेक्ट्स आने पर लद्दाख में भारी डेवलपमेंट हो जाएगी, जिससे बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोकल इकोनॉमी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो यहाँ की कम्युनिटी जो है वो पर्यावरण को नुकसान होगा इस कारण की वजह से उन्हें अपोज कर देती है। BRO जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, BRO ने ये प्लान किया था कि यहाँ पर 1400 किलोमीटर की रोड बनेगी। इसके लिए 12,000 करोड़ की अमाउंट सैंक्शन भी की गई, लेकिन इसे भी अपोज किया गया। तो सोचिए किस प्रकार के डेवलपमेंट को ठुकराया जा रहा है। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना होगा तो वहाँ के पर्यावरण को थोड़ा तो नुकसान पहुँचेगा ही। ये तो फैक्ट। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, US, UK, यूरोप, इन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत कार्बन एमिशन किए, बहुत हार्म पहुंचाया है एनवायरमेंट। उसके बिना डेवलपमेंट करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्चुअली लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल के द्वारा एंटी डेवलपमेंट को सहारा नहीं दे रहे, ये भी डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इन्हें अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाना है। जिस प्रकार इंडिया में अन्य स्टेट्स जो है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को डेवलपमेंट के नाम पर एक्सप्लॉइट किया गया है,
उसी प्रकार लद्दाख अपने रीजन को सेफ रखना चाहिए। लद्दाख की ज्योग्राफी पूरी तरह से अलग है। लद्दाख एक डेजर्टेड एरिया है, यहाँ पर फॉरेस्टेशन कम है, यहाँ पर टेम्परेचर्स भी कम रहते हैं और यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसी कारण लद्दाख के जो लोग हैं वो वेस्टर्न सोल्यूशंस जो कि उनके एरिया में लागू होते होंगे लेकिन यहाँ पे वो लागू नहीं होते, इसलिए उनका मानना ये है कि हमें वेस्टर्न सोल्यूशंस नहीं चाहिए, हम अपने सोल्यूशन खुद लाएंगे क्योंकि यहाँ पर उतनी इनोवेशन की जाती है। सोनम वांगचुक जैसे लोग इसी प्रकार के इनोवेशंस करके आगे आते हैं। इन्होंने लद्दाख को बहुत इनोवेटिव बनाया है, बहुत सारे इन्वेंशंस लाए लद्दाख में और उनके प्रॉब्लम्स वो सच में सॉल्व कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का एक बहुत फेमस इन्वेंशन है जिसे कहते हैं आइस टूपास। ये क्या करता है कि ये ग्लेशियर से पानी स्टोर करता है और जब भी फार्मर्स को पानी की ज़रूरत आती है तो वो इनमें से पानी फेच करके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर ले। ये एक इतना अच्छा इन्वेंशन है कि इस पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थीसिस लिखते हैं, इन्हें स्टडी किया जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। सोनम वांगचुक ने मोबाइल सोलर हीटेड टेंट्स का भी आविष्कार किया था, जिससे क्या होता है कि बिना किसी फॉसिल फ्यूल को जलाए हम टेंट्स के अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जो कि बाहर के मुकाबले बहुत ही सूटेबल हो ह्यूमन लिविंग के लिए। सोनम वांगचुक चाहते तो फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो जाते, बहुत अच्छा पैसा कमाते, नेम कमाते, फेमस हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चुना। उन्होंने हर बार एजुकेशन को सुधारने की इच्छा रखी, लद्दाख में डेवलपमेंट करने की इच्छा रखी और इसी की वजह से इन्हें आज ये दिन भुगतना पड़ रहा है। पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हुए डेवलपमेंट किस प्रकार से की जाती है, इस पर सोनम वांगचुक का बहुत खास ध्यान था। दोस्तों, डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर डायलॉग होता है, डिस्कशन होता है, उसके बाद में डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का गलत फ़ायदा उठा रही है। गवर्नमेंट पावर अपने हाथ में रखने चाहती है, वो किसी लोकल कम्युनिटी को पावर नहीं देना चाहिए। सोनम वांगचुक पे कई सारे एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। ये कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद पाकिस्तान में भी जाकर आए थे। कारण बताते हैं क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो डॉन ने ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पर कई देशों के लोग आए थे, यूएन के भी लोग आए थे। तो क्या इन सभी लोगों को ऐसा एजेंट ऐसे बुलाना चाहिए? सोनम वांगचुक पे ये भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये विदेशों से फंडिंग उठाते। 4.9 लाख रुपीस स्वीडिश की एक ऑर्गेनाइजेशन इनके पर्सनल अकाउंट में डालती है, ये कहकर कि हम यूथ माइग्रेशन और सोवेरेनिटी पे रिसर्च करने के लिए आपको पैसे दें। ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस इनके पर्सनल अकाउंट से किए गए थे। सोनम वांगचुक ने इन्हें कबूल भी किया था। इसकी वजह से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इनका जो FCRA लाइसेंस होता है इनके सेकमॉल ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कैंसिल कर दिया था। वही सेकमॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम पर सोनम वांगचुक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स के लिए, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स खोलकर बैठे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेकमॉल सोनम वांगचुक की एक पर्सनल मनी लॉन्ड्रिंग मशीन थी? तो देखिए, FCRA वो लाइसेंस होता है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन से डोनेशन उठा सकती है। सच्चाई ये है कि ये पैसे इनके अकाउंट में आए थे वो कि एक्सपोर्ट ऑफ रिसर्च ही कारण आए थे, जिसका मतलब सरल भाषा में अगर आप समझना चाहते हो तो ये उनकी एक इनकम थी। इनके पास इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल। सोनम वांगचुक के ऑर्गेनाइजेशंस की UNDP, स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और FHNW जैसे विख्यात कॉरपोरेशंस के साथ कोलैबोरेशंस है, जिसके इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है और पूरा वेरीफाइड। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस को मीडिया बार बार फ्रॉडुलेंट के नाम से पुकार रही है, वो एक्चुअली सभी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस थे। इनके ऊपर एक इंक्वायरी भी बिठाई गई थी। विशाल गुप्ता जो इस इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने पूरी बात क्लियर कर दी थी कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ट्रांजैक्शंस नहीं है, फिर भी मीडिया इन्हें बार बार उछाल रही है। ऐसा ही एक सिमिलर केस पहले भी आया था, जहाँ पर मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ का आंदोलन लेकर आए थे। उनका मानना ये था कि अगर नर्मदा नदी पर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा, नर्मदा नदी को नुकसान हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल अपोजिट। नर्मदा नदी के किनारे डैम भी बना, वहाँ के एग्रीकल्चर को बूस्ट भी मिला, फार्मर्स की इनकम बढ़ी, डेवलपमेंट बढ़ी और डैम की वजह से वहाँ पे लोकल लोगों के लिए जॉब्स भी अवेलेबल हुए। ये सारी बातें इग्नोर करके हमारी मीडिया इसे एक जेंजी के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट कह रही है, जबकि ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे
बहुत ही बड़े लोग हैं। सोनम वांगचुक को जो भी अवार्ड्स मिले थे वो कांग्रेस के सरकार के दौरान मिले। पहले लद्दाख के लोग कांग्रेस के साथ इसके 6 शेड्यूल के खिलाफ थे। अभी राहुल गांधी ओपनली इसे वेलकम कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अचानक से ये बदलाव कैसे हो जाता है? हंगर स्ट्राइक को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए लद्दाख की जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं वो 25 और 26 सितंबर को कम्युनिकेट करने के लिए आने वाले थे। तो प्रोटेस्ट 24 को ही क्यों चालू किया गया? पूरे सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक इनोसेंट है, जबकि उन्होंने देश की नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाला है। नेपाल और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन लद्दाख में बुलाकर, अगर नेपाल और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन इंडिया में आ जाती है तो लद्दाख को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चाइना और पाकिस्तान लद्दाख को यूज कर सकते हैं, लद्दाख पे अटैक कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इसी वजह से सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के अंडर में अरेस्ट कर दिया गया और उन्हें जोधपुर राजस्थान की जेल में डाल दिया गया। अब मोदी गवर्नमेंट इस सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करती है वो देखने लायक होगा। आप इस विषय पर क्या विचार रखते हो ये आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और इसी प्रकार से हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को सरल और आसान भाषा में समझने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।